चलो भाई, अब हम लोग वेरिएंट वन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। पेपर टू वेरिएंट वन बेटे हमारा अभी स्टार्ट होगा। इसका डेटा रिस्पॉन्स नहीं है जैसा कि आपके सामने है। यहाँ पे आ जाए। अच्छा, मैं आपकी जगह अगर होऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे लिए बिग नो नो है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कि मैं कभी भी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करूंगा। अगर माइक्रो की बात की जाए तो चांसेस हैं कि मैं, मतलब इस तरह समझो कि जो थियोरेटिकल आंसर है ना, मैं उसको हमेशा छोड़ूंगा। मैं हमेशा वो आंसर चूज करूंगा जिसमें डायग्राम बनाने की गुंजाइश। रीजन क्या है कि यार आपका एक तो आंसर खूबसूरत लगता है, ठीक है ना, और आपको एक एविडेंस मिल जाता है, तो उसके अंदर आप इजीली चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं कभी भी प्योर थियोरेटिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से गुरेज करूंगा। ये हालांकि प्योर थ्योरेटिकल तो नहीं है, इसके अंदर डायग्राम है, वो गोलों वाली डायग्राम जो आपको सिखाई भी है, जिसमें करेंसी पैसा आपका फ्लो हो रहा होता है। बट मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी देखे जरा क्या कह रहा है। विद द हेल्प ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। आजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाए। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी चेंजेस व्हेन दैट इकोनॉमी मूव्स फ्रॉम क्लोज टू ओपन इकोनॉमी। बेटे, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब आपको पता है, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता, और ओपन इकोनॉमी का मतलब जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होता है। एंड कंसिडर व्हाट डिटरमिन्स द एक्सटेंट ऑफ द चेंज, और मुझे ये बताओ किस हद तक हमारे पास चेंज आ रहा होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं एज सच। क्या कह रहा है? आपने उसको बताया जी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, ओवरऑल आपने उसको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, आपने उसको रीजनिंग दे दी, आपने उसको बता दिया जी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह किस तरह से चेंज हो रहे हैं वगैरह वगैरह। आपने यहां पर देखो, वैसे तो दो डायग्राम बनानी है। एक आपने बनानी है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की, एक बनानी है फोर सेक्टर ओपन इकोनॉमी की। लेकिन अगर आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, तो एक ही डायग्राम बना लें सबकी, और उसमें फिर बता देना कि यार गवर्नमेंट स्पेंडिंग और यहां तक जो है ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, जब इंटरनेशनल ट्रेड आएगा तो फिर वो ओपन इकोनॉमी बन जाएगा। अच्छा, अब ओवरऑल आपने जनरल से ओवरव्यू दिया। एनालिसिस में आपने बताया कि भाई क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन में कब कन्वर्ट होती है, जब इंटरनेशनल ट्रेड आता है। अब इंटरनेशनल ट्रेड आएगा तो जाहिर सी बात है, बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी, और चांसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस भी होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस भी होते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपने कहानी अपनी एक्सप्लेन की है। इवैल्यूएशन के यार, इंटरनेशनल ट्रेड को अपने साथ इंडल्ज करवाना कितना आपके लिए किस हद पे डिपेंड करता है, कितना अफेक्टिव होगा। द एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना इंटरनेशनल ट्रेड पे आप जा रहे हो, आपकी अपने मुल्क के अंदर क्या इतनी रिसोर्सेज हैं कि आप फॉरेन कंपटीशन के साथ लड़ सकते हैं, आप जिस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, आपका एक्सचेंज रेट क्या है, आपकी ट्रेडिंग पॉलिसीज क्या है, आपका अपना करंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या पोजीशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की। ये सारी कहानियां आपने बतानी कि इस पर डिपेंड करता है भाई। और जाहिर सी बात है कि फिर वो
ओपन इकोनॉमी बनना फायदेमंद होगा या नहीं होगा, ये फिर ओवरऑल इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा, और वो फिर बार बार चेंज होता रहता है। एक तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी भाई? जी। अब इसी के पार्ट बी को देखे जरा। Assess whether the potential benefits of free trade always outweigh the arguments for protectionism। कहता है कि यार क्या फ्री ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म से बेहतर है? तो अब सिंपल सी बात है कि बेटा जो फ्री ट्रेड का फायदा है वो प्रोटेक्शनिज्म का ड्रॉबैक है, जो प्रोटेक्शनिज्म का फायदा है वो फ्री ट्रेड का ड्रॉबैक है। सिंपल, जो अपने पास एक सिनारियो चलता है। स्टार्टिंग आप करेंगे दोनों का डिफरेंस बता के कि फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। फिर आपने बेनिफिट्स बताए फ्री ट्रेड के, जो कि बड़े बेसिक से बेनिफिट्स हैं, मतलब इसके अंदर इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, एग्रीगेट डिमांड को राइट फुट शिफ्ट करके आप दिखा सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉबैक्स क्या हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होने का डर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का डर है, अगर इंपोर्ट्स बढ़ गई तो एग्रीगेट डिमांड कम होने का डर है। तो जो चीजें आप उसकी बातें कर रहे हो ना, जो फ्री ट्रेड के ड्रॉबैक हैं वो प्रोटेक्शनिज्म के बेनिफिट्स हैं। सिंपल है कि प्रोटेक्शनिज्म आपको सपोर्ट करेगा, आपको जो है वो सनसेट सनराइज इंडस्ट्रीज को बचाएगा, आपको डंपिंग से बचाएगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सीख करेगा, सीधा करेगा, वगैरह वगैरह। सिंपल बात है यार, मतलब इसके अंदर कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप टैरिफ की डायग्राम बना सकते हो, आप टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कमाएगा, आप ये डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन ड्रॉबैक भी है कि यार कॉस्ट पुश आने का भी डर होता है। तो अगेन, कि ये आपके लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना फायदेमंद है, ये फिर उन्हीं बातों पे डिपेंड करता है कि आपके अपनी कंडीशन क्या है। मतलब अगर पाकिस्तान फ्री ट्रेड के ऊपर आ गया ना, तो पाकिस्तान डूब जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज है नहीं, पाकिस्तान में इतनी कंपैटिबिलिटी है नहीं कि वो इंटरनेशनल कंपेटिटर्स के साथ लड़ सके, वो उनके साथ पंगा ले सके, उनके साथ फड्डे कर सके। हमारी क्वालिटी नहीं है वैसी, ठीक है। बात सारी सीधी सी ये है। तो अगर आपके मुल्क के हालात खराब हैं, देन प्रोटेक्शनिज्म कैन बी जस्टिफाइड। मतलब अगर आपको पता है ना कि आपकी फर्म्स इतनी कंपैरेटिव नहीं है, देन प्रोटेक्शनिज्म इज जस्टिफाइड, भाई करो, लगाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, नहीं लगाओ, खत्म हो गई बात यार। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चले, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलें। अगर आपको लगता है कि आपके मुल्क के हालात काफी खराब हैं, आप लगा दें। अगर आपको लगता है कि नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, भाई करना है तो। इससे कि यूरोप में तो फ्री ट्रेड ही फॉलो होता है ना, यूरोपियन यूनियन में, उनको किसी बात का डर थोड़ी है। इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भाई? बेटा वॉर की स्टेट तो देखिए एक्सट्रीम केस है ना, हमारा सवाल वॉर का तो है ही नहीं। हमारा तो सवाल सिंपल है कि नॉर्मल इकोनॉमी है, उसके अंदर क्या प्रोटेक्शनिज्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो वॉर को यहाँ पे डालना जो है ना, मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। कह सकते हैं, लेकिन इतना कोई वैलिड पॉइंट है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बजट सरप्लस एंड बजट डेफिसिट। बजट सरप्लस मानी कि बुलशिट पॉलिसी। बजट सरप्लस में क्या होता है, आपके टैक्सेस ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है, आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरती है। बजट डेफिसिट क्या होती है बेटे, बैड एस पॉलिसी, जहां पर टैक्सेस कम होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। कह रहे पहले तो मुझे दोनों का फर्क बताओ, फिर मुझे ये बताओ द एक्सटेंट टू विच बजट सरप्लस इज बेटर देन बजट डेफिसिट, कि हमें सेविंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा बचा के ही रखना चाहिए हमेशा, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू बजट डेफिसिट। तो बेटा यहां पर देखो,
पहले आपने बताया दोनों का फर्क, कि बजट सरप्लस का मतलब होता है टैक्सेस ज्यादा हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम है। डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है, टैक्सेस कम है। ओवरऑल आपने नॉलेज दे दी है। और बैलेंस बजट क्या होता है, जहां पर दोनों इक्वल होते हैं, और ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। सिंपल है। यहां पर बजट सरप्लस को बजट डेफिसिट के साथ कंपेयर करना है, तो एक फायदा एक नुकसान बता दें बहुत। भाई बजट सरप्लस अगर आप कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल रहेगी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम रहेगा, कल को रिसेशन होगा तो आप पैसा लगा सकते हो। जो पैसा आपने बजट सरप्लस में कमाया था, आप पैसा वो जाके फिर सेव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी जो है वो गिरेगी। बजट डेफिसिट का फायदा क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बूस्ट होगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होगी, रिसेशन में आपकी बचत हो जाएगी। ड्रॉबैक क्या है, इससे नेशनल डेट आ सकता है, आपको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है, आपको उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। भाई दोनों में से फायदेमंद कौन है, ये सिंपली डिपेंड करता है इकोनॉमिक लाइफ साइकिल पे। अगर रिसेशन चल रहा है तो बजट डेफिसिट लगा दो, अगर बूम चल रहा है तो बजट सरप्लस लगा दो। सिंपल है। अब इसके अंदर ये वही वाली बात है ना भाई, जो बीमारी है आप उसी का टीका लगाओगे ना। आप हर वक्त एक ही टीका तो नहीं लगाते रहेंगे, एक ही दवाई तो नहीं खाते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही हल्का सवाल था, बड़ा ही बेसिक सा सवाल था, कोई इतना मुश्किल इसके अंदर केस था नहीं। अगर इसी के मैं पार्ट बी की बात करूं, अब देखो, ये है दूसरी टाइप का क्वेश्चन। एक तो जो मैं आपको कह रहा था ना, एक होता है फतवा बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे वो कहता है कि फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट टू सॉल्व इन्फ्लेशन। वहां पर आपको अल्टरनेटिव पॉलिसी डालनी पड़ती है AO2 में। यहां पर वो कहता है कि असेस वेदर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी ऑलवेज बेनिफिट एन इकोनॉमी, कि क्या एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आपके मुल्क को हमेशा फायदा देगा। यहां पर वो ये नहीं पूछ रहा कि इन्फ्लेशन सॉल्व करेगा, यहां पर वो ये नहीं पूछ रहा कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा। सिंपली पूछ रहा है कि फिस्कल पॉलिसी जो है वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद होती है कि नहीं। तो यहां पर आपने सिंपली फिस्कल पॉलिसी के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स लिखने, समझे। कोई ऑल्टरनेटिव बताने की ऐसा जरूरत नहीं है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है, डिमांड साइड पॉलिसी, ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। और वही सारे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं, कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है, बेनिफिट्स आ रहे हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ड्रॉबैक्स क्या आ जाएंगे, बजट डेफिसिट हो सकता है भाई, डेट्स बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है, टाइम लैग का मसला आ सकता है, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट का मतलब कि आपके एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आ सकती है। मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका वीक हो सकता है। और ओवरऑल जो हम लोगों ने बातचीत की हुई, ये सारी परेशानियां आपको जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, देखो कोई नई चीज नहीं है। इवैल्यूएशन के एक्सपेंशनरी फिस्कल लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन द रीजन व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट अकर्ड। दिस डिपेंड्स अपॉन के वेदर अपने पास स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं है। जैसे यहां पर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है डायग्राम में, मैं AD पर हूं, तो अगर मैं AD पर हूं तो YF तक मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो मैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकता हूं। बट व्हाट इफ आई एम ऑपरेटिंग एट AD2, अगर मैं AD2 पर ऑपरेट कर रहा हूं तब तो स्पेयर कैपेसिटी नहीं है ना, तब तो हाइपर इन्फ्लेशन है, तब नहीं लगाओ। समझे। तो इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन आपके मुल्क के हालात, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन आपके मुल्क की सिचुएशन कि आप कहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। मेजॉरिटी आपके जो मैक्रो वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी जजमेंट यही होती है कि डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड्स अपॉन। कोई वन साइडेड जजमेंट एज सच नहीं होती। तो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, इट वर्क्स बेस्ट ड्यूरिंग अ रिसेशन पीरियड ऑफ लो डिमांड, जब स्पेयर कैपेसिटी होती है। लेकिन बूम अगर आपके मुल्क में है तब आप ये नहीं लगाओ, क्योंकि ये फर्दर इन्फ्लेशन लेके आएगा। और ओवरऑल ये फायदेमंद है कि नहीं है, दिस डिपेंड्स अपॉन टाइमिंग, दिस डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ पॉलिसी, दिस डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारी बातें भाई आपको एक्सप्लेन करनी पड़ रही होंगी। कोई प्रॉब्लम। जी भाई, कोई प्रॉब्लम।